नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू कराएं। गाजियाबाद का जो मामला सामने आया, इससे जुड़ी बड़ी अपडेट। लोनी केस में 2 लोगों को जमानत मिल गई है। सद्दाम और इंतजार को कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। बुजुर्ग अब्दुल समद से मारपीट का आरोप है। सद्दाम और इंतजार को कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी। बुजुर्ग अब्दुल समद से मारपीट का आरोप है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। 2 आरोपियों को जमानत मिल गई है। गाजियाबाद से बड़ी खबर है। लोनी केस में 2 आरोपियों को जमानत मिली। सद्दाम और इंतजार को कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। बुजुर्ग अब्दुल समद से मारपीट का आरोप है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, गाजियाबाद से बड़ी खबर है। लोनी केस में 2 लोगों को जमानत मिल गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जतिन गोस्वामी जुड़ चुके हैं। जतिन, क्या अपडेट है जमानत से जुड़ी हुई? देखिए, दोनों आरोपियों को आज गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पर जो जिरह है वो हुई और जो दोनों आरोपी हैं उनके वकीलों ने अंतरिम जमानत के लिए भी कहा और फिर अंतरिम जमानत जो है वो फिलहाल दे दी गई है दोनों आरोपियों को। निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि काफी जल्दी इन लोगों को अंतरिम जमानत मिल गई, जिससे निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में क्या होता है ये हालांकि देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी इस मामले में जो बाकी के आरोपी हैं उनको जमानत नहीं मिली है और पुलिस जो है बाकी के आरोपी, जिसमें उनमें पहलवान भी शामिल है, उसकी गिरफ्तारी की भी कोशिश लगातार कर रही है। तो इस बीच अंतरिम जमानत इन दोनों आरोपियों को मिली है। इसका केस पर क्या कुछ जो प्रभाव है वो हालांकि आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जाहिर है कोर्ट ने दोनों को अंतरिम जमानत दी है, जिससे ये साफ है कि उन पर जो धाराएं थी वो उस तरह की नहीं थी कि जिसमें जो है उनको जमानत नहीं मिलती। ये बात पूरी तरह से साफ हो रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए जतिन आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल 2 आरोपियों को जमानत दी गई है, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी इलाके में बुजुर्ग मुस्लिम अब्दुल समद से मारपीट के मामले में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि हमले में शामिल जिन 5 लोगों की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। 14 जून को एक बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में दावा किया गया कि कुछ युवकों ने एक मुस्लिम बुजुर्ग अब्दुल समद की जबरन पिटाई की और उससे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए। इसके अलावा उसकी दाढ़ी भी काट ली गई। हालांकि मामले की जांच के बाद वायरल वीडियो की सच्चाई कुछ और निकली। पुलिस ने सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो प्रसारित करने के सिलसिले में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर, एक समाचार पोर्टल और 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि यह वीडियो सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए साझा किया गया था। तो उसको लेकर जो बयान आए हैं वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन किस तरह से माहौल बिगाड़ने की ये साजिश थी इस ओर अब इशारा किया जा रहा है। और जिस बुजुर्ग के साथ मारपीट की गई, जिसके साथ ये दुर्व्यवहार किया गया, उनका बयान भी आपको सुनवाते हैं। जो दोबारा आया था तू करने, किसने कराया था? इंतजार ने। इंतजार ने कह के भेजा? कह के भेजा के जी मेरे बस में कर दो। हाँ, मेरे घर के ने जो तमीज वो सब दे के गए हो। अच्छा, हाँ बस जी, ये सब इंतजार के कहने से गए? इंतजार के कहने से। ये झूठ तो फोन बोल के गया ना, तू ये कर दो वो कर दो, मतलब भूत थारे में पड़े थे, झूठ रहे थे नहीं है? हाँ हाँ। इंतजार ने क्या भेजा था? इंतजार ने कहा कि ये मेरे पेपर में आ जाना चाहिए। हाँ, इनसे मेरा काम है। इनसे मेरा काम है। इनसे मेरा काम है। हाँ, ये क्या भेजा इंतजार ने? बस बस। वो इम्तियाज भाई के पास आए थे। इम्तियाज भाई बोले मुझसे इनको लेके बनथला चला गया परवेश के यहाँ पर। मैं चला गया, परवेश का फ़ोन आता रास्ते में, तो परवेश बोला कहाँ पर? मैं बोला रास्ते में। उन्होंने कहा आ जाए 5 मिनट में। ठीक है, आ जा। तो वहाँ गया सर, तो मैं सूफी को लेके पहुँच गया। तो वहाँ पर किसी ने, परवेश ने फ़ोन करा आदिल को। आदिल के साथ 3-4 लड़के आए। तो फिर इम्तियाज भाई के पास फ़ोन करा परवेश ने। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे सूफी जी ऐसे कह रहे हैं, तेने इंतजार ने करवाया है तेरे ऊपर, अपना घर बस करवाने के ऊपर। उन्होंने इसके घर को मेरे ऊपर करवा दो। ठीक है, तो सर इनमें फिर इंतजार को बुलाया वहाँ पर। तो सूफी वहाँ पर नाट गया। सूफी वहाँ पर नाटने के बाद सर इनमें आपस में वहाँ पर
झगड़ा बन गया इनमें। झगड़ा बनने के बाद इनकी दाढ़ी काट दी गई कल्लू ने। वहाँ पर मौजूद थे, ये 10-12 लड़के थे मौजूद थे वहाँ पर, परवेश के भी थे 5-6 लड़के, ठीक है सर। तो वहाँ पर आने के बाद अनस, आवेश, आदिल, बिहारी, बाबू बिहारी और आवेश। जय श्री राम कितनी बार तो बोल दिया। और उन्होंने फिर पानी मांगा तो पानी लेने को और क्या मार लगाते रहे और वो बोले कि हमने बहुत आदमी मार दिया। अच्छा, ताबीज़ को लेकर के कोई बात हुई थी? ताबीज़ का कोई चक्कर नहीं है। आप ताबीज़ का कोई काम करते हैं? जी उसको अभी एक साइड ही खड़े कर दो, बुला लो। तो पीड़ित बुजुर्ग का आपने बयान सुना, लेकिन इस मामले को लेकर लगातार राजनीति भी गर्मा गई है। राजनीतिक बयानबाजी किस तरह से हो रही है, ये भी सुनिए। अब्दुल समद साहब के बेटे ने मीडिया को आकर कहा कि हमने लिखित तौर पर कंप्लेंट में ये दिया है कि मारने वालों ने हमसे ये जे असार का नारा कहने के लिए कहा, और लिखित तौर पर उनके बेटे ने ये भी कहा मीडिया को कि जब हम पानी पूछे तो हमको कहा कि फलां चीज़ पी लो आप। अब जब उनका बेटा ये भी कह रहा है कि हम ताबीज़ नहीं बल्कि हम पेशे से कारपेंटर बढ़ई का काम करते हैं, अब जब उनका बेटा ये कह रहा है मीडिया को और कंप्लेंट की कॉपी जो लिख कर दिए थे वो मीडिया को दे रहा है और कह रहा है कि इसमें सब चीज़ें हैं, तो फिर आप बताइए कि वो झूठ क्यों बोलेगा। दूसरी बात यह है कि एक आदिल नामी लड़के को भी पकड़ा गया, उसमें उसका भाई बबलू ये कहता है कि वो तो बचाने गया था अब्दुल समद सैफी साहब को, और अगर जब पुलिस उसको बुलाई वो इतना इत्मीनान से क्यों चला गया पुलिस स्टेशन को। इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि ये अब्दुल समद सैफी साहब ने जो लिखकर कंप्लेन दिया था उसको पुलिस ने एफआईआर में इनकॉर्पोरेट नहीं किया। देखिए, लोनी प्रकरण में साफ तौर पे धार्मिक उन्माद कौन फैला रहा है, कौन सांप्रदायिक सौहार्द खराब करना चाहता है, ये साफ हो गया है उम्मेद पहलवान के उस फेसबुक लाइव से, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का सदस्य है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ में उसकी बाकायदा तस्वीर है जिसमें वो गमछा डाले है समाजवादी पार्टी का, और तमाम उसके फेसबुक पर भी देखा जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा नजर आ रहा है। इसके लिए तो मुझे लगता है कि साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को या उनके मुखिया को सामने आकर अपना स्टैंड साफ करना चाहिए कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं, और अगर समाजवादी पार्टी का ये नेता इसने फेसबुक लाइव किया था तो ये धार्मिक उन्माद फैलाने के पीछे क्या मकसद है। ये समाजवादी पार्टी की बात नहीं है, हमने ट्विटर के खिलाफ भी एफआईआर किया है, क्योंकि इस देश में अगर चाहे कोई ट्विटर हो या कोई कंपनी हो, अगर वो यहाँ काम करेगी तो निश्चित तौर से इस देश के कानून का पालन करेगी। गाजियाबाद की घटना में यूपी पुलिस ने जांच किया, वो दो लोगों के आपस के विवाद का झगड़ा था, उसके बावजूद उसको जिस तरह से सांप्रदायिकता का रंग देने की कोशिश किया, उसकी परिणति कुछ भी हो सकती थी। तो अगर उसमें 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, चाहे वो जो लोग दोषी हैं और चाहे वो ट्विटर के लोग हैं, तो वो चाहे अपराध जो भी करेगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो या किसी पार्टी से जुड़ा हो, उसको हमारी सरकार स्पेयर नहीं करेगी। चलिए, इन तमाम पहलू पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान कनेक्ट हो चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। संजय शर्मा जी, विधायक भारतीय जनता पार्टी के। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। मौलाना शकार जैदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैदी साहब, आपका बहुत स्वागत है। शिशिर चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता वीएचपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशिर जी, आपका बहुत स्वागत है। और जिया मंजरी, सामाजिक कार्यकर्ता, भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा शिशिर जी, कि जिस तरह से इस मामले को एक धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई, 2 धर्मों के बीच लड़ाई दिखाने की कोशिश की गई, एक खास नारे को लेकर एक पैगाम देने का यहां पर प्रयास किया गया, किस तरह से देखते हैं, और खास तौर पर उस वक्त जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है? सत्ता में आने की बौखलाहट है ये, जिस तरीके की आयुष भाई, जैसे कि आपने भी राम जन्मभूमि के चंदे का जो मामला था वहां देखा, इस मामले में देखा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा इस तरीके के घटनाओं को सोशल मीडिया के द्वारा वायरल किया जाएगा। इसी घटना में आप देखिए,
धर्म ही विशेष के लोगों ने फैलाया, धर्म ही विशेष के लोगों ने मारा और जांच में सब सामने आया। तो सरकार ने जो कदम उठाया एकदम सही उठाया। उन्होंने ट्विटर पे और जो आरोपी थे उनको वहां पहुंचाया सही स्थान पे और पे कार्रवाई की। बस मेरा ये कहना है कार्रवाई कर ही नहीं की गई। अगर कड़ी कार्रवाई की जाएगी तभी इस तरीके के वाकयात रुकेंगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जाति और धर्म को देख करके इस तरह की फैसला नहीं लेना चाहिए जल्दबाजी में, और तुरंत हम लोग को सोशल मीडिया पे एक्टिव होकर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। इस वाक्यों से इस बात को समझना पड़ेगा। बिल्कुल संजय जी, सरकार कार्रवाई कर रही है लेकिन दोनों आरोपियों को फिलहाल जमानत मिल गई है। ये मामला कितना गंभीर है अपने आप में, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश की जो कैफियत है, जो फिजा है, उसे बिगाड़ने की अगर कोशिश कोई करता है तो उसका अंजाम क्या होना चाहिए? चुनाव से पहले इसे राजनीतिक रंग देकर, दो धर्मों के बीच लड़ाई दिखाकर आखिर मकसद क्या था इन लोगों का? संजय जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, ये अपने आप में जो पूरी घटना है, पहले तो मैं इसकी निंदा करता हूँ और मेरा ये मानना है कि जिस तरह का कृत्य समाजवादी पार्टी के द्वारा इस घटना को लेकर किया गया है वो बहुत ही शर्मनाक है। जिस तरह से चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी बहुत ही निचले स्तर पर दिखती जा रही है, इस देश की जो सोशल फैब्रिक है, देश की जो सोशल फैब्रिक है, उस पर हमला किया जा रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है। ये पूरी तरह से एक आपराधिक कृत्य है और इस आपराधिक कृत्य को जिस तरह की सांप्रदायिक। संजय जी, अगर आप अकेले बैठे हैं, बाहर नहीं है किसी आउटडोर में, तो अगर अपना मास्क हटा पाएं, अगर ये मुमकिन है तो, क्योंकि आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। हाँ जी, अभी आप सुन पा रहे हैं? हाँ संजय जी, आवाज आ रही, कहिए। ये जो पूरी घटना है मैं इसकी सबसे पहले तो निंदा करता हूँ और ये जो समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से इस घटना को राजनीतिक रंग किया है वो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। मुझे लगता है ये समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी का दिवालियापन है कि जिस तरह से चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वो लगातार इस प्रदेश की जो सोशल फैब्रिक है उस पर हमला कर रही है। ये पूरी तरह से एक आपराधिक कृत्य है जो दो लोगों के बीच में घटना घटी और इसके अपने कारण हो सकते हैं, किसी भी अपराध के कारण होते हैं, किसी भी अपराध का एक उकसावा होता है, वो एक अपराध की तरह से डील किया जाएगा, उस पर सजा होगी, उस पर मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन एक पार्टी का इस तरह से प्रदेश की राजनीति में गंदगी फैलाना बहुत ही शर्मनाक है। मौलाना शहकार ज़ादी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। फिलहाल जिस तरह से सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की कोशिश की गई और कई मसलों को लेकर, चाहे वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की गई हो, इस मसले को लेकर इस तरह की बयानबाजी की जा रही है, ये किस ओर इशारा करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऐसा है कि ये अभी इससे पहले भी इससे तरह की डिबेट हुई थी और जिसमें हमको बोलने का मौका मिला था जी। मैंने एक बात साफ कही थी उसमें भी और मैं आज भी कह रहा हूँ कि अभी जैसे हमारे शिशिर भाई ने कहा, मैं इनकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि ये इलेक्शन जो यूपी में होने वाला है और बहुत करीब है इलेक्शन, ये उसी इलेक्शन का कुछ रिएक्शन है जो इस तरह के लोग हमेशा एक्टिव होते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं। और अब तक ये तारीख़ें गवाह हैं और आपके पास भी तमाम रिकॉर्डिंग मौजूद होंगी कि चाहे वो दिल्ली का इलेक्शन हो, बिहार का हो या अभी पश्चिम बंगाल का हो, जहाँ जहाँ भी इलेक्शंस हुए हैं वहाँ इलेक्शन से पहले इस तरह के हादसे और इस तरह के हालात और इस तरह की गंदी राजनीति ये सामने आती रही है। शायद उसी का ये अंश है जो यूपी में, चूँकि अब इलेक्शन करीब है तो यहाँ पर इस तरह की हरकतें हो रही हैं। इसके लिए कौन सी पार्टी जिम्मेदार है, कौन सी पार्टी जिम्मेदार नहीं है, इस पर बहस करने से बेहतर ये है कि जो लोग इसके जिम्मेदार हैं अगर उन पर ईमानदारी से कार्रवाई की जाए तो ये मामला अभी यहीं पर रुक सकता है। लेकिन अगर इस तरह के लोगों को अगर समर्थन दिया जाएगा कि जो शहर का और देश का और प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो अपनी राजनीति के लिए इस देश के संविधान से, इस देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। और ऐसे लोगों की सज़ा और ऐसे लोगों का ठिकाना सिर्फ जेल ही है और सिर्फ इनको जेल में होना चाहिए। ऐसे लोग जो शह दे रहे हैं उनके खिलाफ भी क्या एक्शन होगा, इस पर भी अहम पहलू उठाया आपने मौलाना शहकार। लेकिन जिया जी, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि आखिर ये कौन सी मानसिकता थी इन लोगों की जो एक अपराध को राजनीतिक रंग देकर, उनका मकसद क्या रहा होगा
और इसके अलावा वो लोग जो लगातार ट्विटर पर न्यूज को चेक करने के दावे करते हैं, खुद को ठेकेदार बताने की कोशिश करते हैं, उन लोगों ने जिस तरह से इस चीज को प्रमोट करने की कोशिश की, नेगेटिव चीज को, इसका असर कितना गलत हो सकता था अगर वक्त पर ये चीज खुलकर सामने नहीं आती? जी नमस्कार। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगी कि इस प्रकार की न्यूज अब आने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको सभी को पता है कि यूपी में चुनावी दंगल शुरू हो चुका है और इस प्रकार की विभिन्न घटनाएं होती रहेंगी और आती रहेंगी, जिसकी जांच पड़ताल बहुत आवश्यक है। और देखिए, आप असम 2 जून, ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगी, 2 जून की घटना है असम की, होजई की, जहां पर के एक डॉक्टर ने इलाज किया और एक महिला के परिवार जिनकी मृत्यु हो गई। वह डॉक्टर हिंदू था और मुस्लिम परिवार ने उसको बुरी तरह पीटा, मतलब उसकी जान लेने तक की कोशिश की गई। लेकिन हिंदू डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि मुझे इसलिए पीटा क्योंकि मैं हिंदू था। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा सिंपैथी कार्ड हो चुका है या विक्टिम कार्ड हो चुका है, जिस प्रकार से बोला जाता है बार बार मुझे धर्म के कारण पीटा गया। तो इस विषय पे हमें बहुत ही समझ कर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। साथ ही ट्विटर के ऊपर या फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर, इस तरह के सोशल हैंडल्स के ऊपर जो लोग बिना सोचे समझे अपने ही देश के धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर भी अंकुश बहुत ही अति आवश्यक है, जिसमें कई सेलिब्रिटीज भी मौजूद हैं, जिसमें कई सारे नेता भी मौजूद हैं। साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जैसे कि भी आपने बयान किया था ओवैसी जी का, ओवैसी साहब बार बार जेएसआर बोल रहे थे। देखिए, हमें जब हिंदुओं को और हिंदू नेताओं को ये पाठ सदैव पढ़ाया जाता है कि आप सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें अन्य धर्मों के साथ, उनके प्रति आप आदर का भाव रखें, तो मैं ओवैसी जी से पूछना चाहूंगी कि जेएसआर का फुल फॉर्म क्या है और इस प्रकार की प्रतिक्रिया देने का उनका अर्थ क्या हुआ? ये जो इस प्रकार की प्रतिक्रिया दी जाती है, यही चीजें बाद में जाकर के मन में भेदभाव उत्पन्न करती हैं। तो हमें इस पे भी सोचने योग्य बात है कि इस प्रकार की प्रतिक्रिया ना दी जाए। संजय जी, जो बड़ा सवाल है कि अभी भी इस चीज को कुछ लोग जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी जी का बयान आपने सुना, बंगाल चुनाव से निपट कर आ गए हैं, उत्तर प्रदेश पर उनका फोकस भी है, लेकिन ऐसे लोगों का क्या जो उस गलत चीज को अभी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए अलग अलग बेतर्क और बेतुकी बातें कही जा रही हैं, उनके खिलाफ कितना एक्शन होगा? संजय जी, देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि ये पूरी तरह से एक अपराध है। हर अपराध में एक अपराधी होता है, एक पीड़ित होता है, उसके पीछे कोई मोटिव या कारण होता है। ये पूरा अपराध उसी श्रेणी का एक कृत्य है। इसमें कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अगर सिर्फ राजनीतिक लाभों के लिए अपनी रोटियां सेकता है तो ये बहुत निंदनीय है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो या वो लोग जिन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके समाज में विद्वेष की भावना पैदा करने की कोशिश की हो। उन सभी के विरुद्ध जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने ट्विटर के खिलाफ भी एक रिपोर्ट दर्ज की है, तो कोई भी व्यक्ति जो इस दायरे में आता है, जो सामाजिक हमारे ताने बाने को खराब करने की कोशिश करता है, वो सब उस दायरे में आता है और वो कार्रवाई के लिए सभी लोग ओपन हैं। लेकिन शिशिर जी, क्या सिर्फ एफआईआर से ही ये चीजें रुकेंगी? क्योंकि अभी भी जिस तरह का बयान सामने आ रहा है, जिस तरह की राजनीतिक बयानबाजियां एक तबके की तरफ से की जा रही हैं, वो अभी भी उसी पहलू के पक्ष में है जिस पहलू को गाजियाबाद पुलिस खारिज कर चुकी है, जिस पहलू को लेकर अब तक पीड़ित परिवार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, उस पहलू के साथ ही खड़े होकर अगर कुछ लोग उससे जस्टिफाई और सही साबित करने की कोशिश करते हैं, तो क्या माना जाए कि सिर्फ एफआईआर से ऐसी बातें खत्म हो जाएंगी, थम जाएंगी? आयुष भाई, ऐसा है, इसमें मेरा तो ये मानना है कि सरकार ने जो कार्रवाई ठीक से नहीं की। इसमें सरकार को और कड़ी कार्रवाई इसमें करनी चाहिए थी। कम से कम ऐसे लोगों पर रासुका लगानी चाहिए जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। रासुका का मतलब उसी पे लगाई जाती है जो कि राजद्रोह का कार्य करते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करनी चाहिए और देखना चाहिए जब अदालत में ये ऐसे मामले जब जाते हैं तो वहां पर जो सरकार की तरफ से अधिवक्ता खड़े होते हैं वो कड़ी रूप से उसमें खड़े होकर के जमानत का विरोध करते हैं। आज जमानत उन्होंने कुछ कहा और उसमें उनको जमानत मिल गई और कल आके वो ऐसा तो कोई दूसरा कृत्य फिर करेंगे। तो हमको आपको ये बात समझने की जरूरत है कि सीधे सीधे तौर पे सरकार जब तक इसमें कर्रा तरीके से कार्य नहीं करेगी तो ऐसे लोग समाज का ताना बाना बिगाड़ेंगे और उसके बाद चंद घंटों में छूट के फिर से बाहर आ जाएंगे।
बिल्कुल एक बड़ा पहलू कि आखिर अंजाम हुआ क्या। एफआईआर करने के बाद अगर वो दोनों आरोपी बाहर निकल आए जिन्होंने ये कोशिश की, और बाकी जो आरोपी जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे उन पर अब तक सिर्फ कार्रवाई एफआईआर तक सीमित है, तो अंजाम कहां तक पहुंचेगा और किस तरह से उम्मीद की जाए कि ऐसी चीजें नहीं थम जाएंगी दरअसल। लेकिन मौलाना शाहकार, आपसे मेरा ये सवाल है कि ऐसे लोगों के हाँ ठीक है शिशिर जी, मैं लौटता हूँ आपके पास, लेकिन जहरी साहब मेरा सवाल आपसे, ठीक है शिशिर जी लौटता हूँ मैं आपके पास। जहरी साहब, ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन किस तरह का हो, और खास तौर पर आप एक धर्मगुरु होने के नाते ऐसे लोगों को अलग कैसे करेंगे जो लोग सामाजिक ताने बाने को खराब करने की कोशिश सिर्फ राजनीतिक फायदों की वजह से अभी भी कर रहे हैं? देखिए आयुष भाई, ऐसा है कि इस वक्त पूरे विश्व के अंदर एक बीमारी फैली हुई है जिसका नाम है कोरोना जी, और हमारे देश में 2 बीमारियां हैं। कोरोना का बड़ा भाई है लड़ोना। बिल्कुल, ये जहां जहां इलेक्शन आता है ये पहले वहां पहुंच जाता है। जैसे ही पश्चिम बंगाल में आपने देखा इलेक्शन था तो वहां पर कोरोना नहीं था जब तक इलेक्शन था, जब तक वहां लड़ोना होता रहा, और जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ वहां कोरोना आ गया। अब ये लड़ोना जो है वो हमारी यूपी में आ चुका है। इसके पीछे जो लोग साजिश करते हैं, अगर वाकई सही तरीके से पूरी ईमानदारी से जांच की जाए और ये तय कर लिया जाए कि हमारे नज़दीक इस देश का संविधान, इस देश की रक्षा, इस मातृभूमि की हिफाजत सर्वप्रथम है, सर्वोपरि है, सबसे अहम है, फिर वो चाहे मेरा अपना सगा खून क्यों ना हो, जो भी इस देश के संविधान, इस देश के कानून, इस देश के भाईचारे से खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ सख्त तौर पर कार्रवाई की जाए। कानून को बगैर किसी भेदभाव के, ये नहीं देखना चाहिए कि कौन इंसान किस पार्टी से ताल्लुक रखता है, कौन इंसान किस धर्म से ताल्लुक रखता है, वो जो भी है उसने अगर इस देश के संविधान से, इस देश के भाईचारे और मोहब्बत में आग लगाने की कोशिश की है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसको जेल के पीछे होना चाहिए। उसके खिलाफ जितनी सख्त से सख्त सजा हो सके माननीय अदालत को उसके लिए देना चाहिए, तभी हमारा ये देश, हमारे ये प्रदेश और हम सब सुरक्षित रह सकते हैं। वरना लड़ोना कोरोना से बहुत बड़ा वायरस है जो हम सबको तबाह कर देगा। इस देश को तबाह करने के लिए इलेक्शन से पहले ये लड़ोना का वायरस हम सबको पूरी जागरूकता के साथ खत्म करना होगा। जी, अभी 1.5 साल भी नहीं गुजरा होगा जिस तरह से यूपी में भी कुछ इलाकों में सीए प्रोटेस्ट को लेकर दंगे भड़काए गए, किसानों की जो भीड़ थी वो भी दिल्ली में किस तरह से उग्र हो गई। ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो पल भर में किस तरह से भीड़ में तब्दील हो जाती हैं, उग्रता पर उतर आती हैं, हिंसा पर उतर आती हैं। ये ट्रांसफॉर्म कैसे होता है और इस केस में भी ये कितना घातक हो सकता था अगर इस पर अब तक काबू नहीं पाया गया होता तब, और आगे भी इस तरह की सख्ती बरकरार रहे, ये कितना इंपॉर्टेंट है? ये सरकार के ऊपर है, सरकार के पास ताकत है, सरकार के पास जरी साहब मैं लौटता हूं, जरी साहब ठीक है, मेरा सवाल जी आपसे था। सरकार के पास अपना पूरा इख्तियार है। ये हम और आप कुछ नहीं कर सकते अगर सरकार पूरी सख्ती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। सरकार सख्ती कितनी दिखाती है इस पर संजय जी से जवाब लेंगे, लेकिन जिया मेरा सवाल ये आपसे था, जाता है या इस तरह के काम ऐसे मसलों पर सख्ती कितनी ज्यादा जरूरी है, सख्त एक्शन कितना ज्यादा जरूरी है, और ऐसी घटनाएं उग्रता पर, हिंसा में, उन्माद में कितनी जल्दी तब्दील हो जाती हैं, ये हमने किसानों के केस में भी देखा और पिछले साल जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें भी हम लोग देख चुके हैं। जी देखिए ऐसा है, बात आपकी सही है, थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य से देखिए, और ये देखिए कि अभी कुछ दिन पहले ही राम मंदिर निर्माण के ऊपर भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं। एक तरफ वहाँ जय श्री राम का नारा जबरदस्ती दिलवाने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। तो आप देखिए कि इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं क्रिएट की जा रही है या बनाई जा रही है, ये सिर्फ सौहार्द को बिगाड़ने के लिए बनाई जा रही है। आए दिन ऐसी व्यवस्थाओं को और ऐसी घटनाओं को जन्म दिया जाता है जिसमें कानून व्यवस्था बिगड़े, समाज में जो सरकार है उसकी खड़क काटी जाए और यहाँ पर इस प्रकार के दंगे पैदा किए जाएं जिससे कि सौहार्द में माध्यता पैदा हो और हमारे प्रदेश की छवि खराब हो। तो इससे हमें बहुत करना है। आगे हम इस प्रकार के केसेस को धार्मिक जोड़ करके, परिप्रेक्ष्य से जोड़ करके ना देखें, किंतु इसको सामाजिक और क्रिमिनल एस्पेक्ट के साथ में देखा जाए। और जो भी ऐसा कार्य कर रहा है उससे डेफिनेटली देशद्रोह का ही केस होना चाहिए, क्योंकि वो देश की सभी राष्ट्र की छवि और प्रदेश की छवि हर प्रकार से ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जी संजय जी, लगातार स्ट्राइक की जा रही सरकार के खिलाफ, कुछ ऐसे तबके हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार
लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। राम मंदिर के नाम पर गुमराह किया गया, वैक्सीन के नाम पर गुमराह लगातार किया जा रहा था। एक और मसला लेकर आया गया जिसके जरिए इस तरह का उन्माद फैलाने की कोशिश की गई। लेकिन क्या जिस सख्त कार्रवाई की बात शिशिर जी कह रहे हैं, लगातार मौलाना शाहकार कर रहे हैं, वो सख्त कार्रवाई अब तक दिख पाई है? क्योंकि जो अपराधी थे उस पर्टिकुलर केस में वो भी छूट गए और जो अपराधी इस केस को एक अलग रंग देने की कोशिश कर रहे थे वो अभी भी जेल के बाहर है। संजय जी, देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, वो ऐसे किसी भी कृत्य पर जीरो टॉलरेंस रखते हैं जो समाज में उन्माद पैदा करे और जो समाज को मिसगाइड करे। जितनी भी चीज़ें आपने कही उसमें आखिर में पता चला वो पार्टियां सब एक्सपोज हुई, चाहे वैक्सीन के बारे में दुष्प्रचार करने की बात हो, चाहे कोई और ऐसा कृत्य हो। हमारी जीरो टॉलरेंस है। ये आपको लगता है कि आज की कार्रवाई में कोई छूट गया, कोई बंद हो गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कानून को भी देखनी होती हैं, जुडिशरी को भी देखनी होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर पूरी जांच के बाद एक ऐसी कार्रवाई होगी जो भविष्य में ऐसे लोग, क्योंकि जो कार्रवाई होती है वो डेटरेंट का काम करती है। किसी भी अपराध में जब किसी को सजा मिलती है, जब पुलिस या कोई भी कार्रवाई होती है, तो भविष्य में कोई उसको ऐसा कोई अपराध ना करे, वो डेटरेंट का काम करती है। ठीक है, आप विश्वास रखिए। आज तक इस सरकार में पिछले 4 वर्ष से अधिक समय में वो सभी काम किए गए कि भविष्य में कोई ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, और इस कृत्य में भी ऐसा ही कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी। चलिए, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए, चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के पार ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सख्त कार्रवाई किस अंजाम तक पहुंचेगी और उन लोगों का अंजाम क्या होगा जो यूपी में सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे, सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे थे, सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है न्यूट्रियम सोया बड़ी, प्रोटीन से भरपूर न्यूट्रियम सोया बड़ी, स्वाद भी सेहत भी। सह प्रायोजक डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। सीएम योगी आदित्यनाथ नगर निगम पहुंचे, कूड़े की 20 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई, वैक्सीनेशन सेंटर का भी किया निरीक्षण। सीबीएसई बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। 10वीं, 11वीं, 12वीं की प्री बोर्ड को बनाया आधार। 12वीं में प्री बोर्ड के 40% अंक को बनाया आधार। 31 जुलाई तक आएगा सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट। बाबा रामदेव पर फिर दर्ज हुई एफआईआर। आईएमए ने उत्तराखंड में दर्ज कराया केस। कल पूरे भारत में आईएमए के सदस्य काली पट्टी बांधकर करेंगे प्रोटेस्ट। उन्नाव में पुलिस टीम पर पथराव। पुलिस टीम के पास नहीं था कोई प्रोटेक्टर। सुरक्षा संसाधन से लैस न होने पर आईजी रेंज ने की कार्रवाई। कोतवाल, एसआई समेत 2 आरक्षी निलंबित। ब्रेक के बाद स्वागत है। गाजियाबाद का सच। गाजियाबाद का वो सच जो एक आपराधिक घटना को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे थे कुछ लोग। लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो सर्कुलेट किए गए, लगातार उसे जय श्री राम के नारे से जोड़ने की कोशिश की गई, लगातार उसे हिंदू मुस्लिम विवाद बनाने का एक लगातार प्रयास दिखा है। और इसके बाद अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उस चीज को जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। और इन्हीं तमाम पहलू पर चर्चा के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान लगातार बने हुए हैं।
लेकिन शिशिर जी, सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी जमात है, ऐसे कौन से वो लोग हैं जो लगातार सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इनका मकसद क्या हो सकता है? चाहे वो वैक्सीन को लेकर उसमें भी एक एंगल जोड़ने की बात कही जाए, मंदिर को लेकर जो भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, और अब 4 दिनों के अंदर तीसरा ऐसा मसला जहां पर मकसद सिर्फ एक दिखता है, ताने बाने को तोड़ना। ऐसे कौन से वो लोग हो सकते हैं शिशिर जी? ऐसा है कि कुछ जो कट्टरपंथी मुस्लिम समाज के लोग हैं वो उनके मन में लगातार एक घृणा की भावना योगी आदित्यनाथ और मोदी जी के प्रति बढ़ती जा रही है। वो तबका जो है वो 3 तलाक, उसके बाद धारा 370 कश्मीर की, उसके बाद आई है यहाँ पर सीए के कानून, ऐसी लगातार मांगे, उसके बाद ये किसान आंदोलन के बहाने, सीए के विरोध के बहाने शहर के शहर जलाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके मन में कि कोई भी ऐसा मौका ना चूको जिससे इसको कैश कराया जा सकता है, तो इसके पीछे की नफरत वहां से आ रही है। अब आते हैं इसी मुद्दे पे, इस मुद्दे की आप भयावहता इससे समझिए, अगर जिस तरीके का प्रोपेगेंडा चालू किया गया था, अगर वो कामयाब हो जाते, सरकार ने एक्शन ना लिया होता, तो उसकी भयावहता क्या होती, पूरे देश में क्या माहौल बनता, योगी जी की सरकार के खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ। तो मैं बार बार एक ही बात कहना चाहता हूं, समय रहते हुए इस पे और कड़ी कार्रवाई की जरूरत है अभी, और इसको कड़ी का, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मारने वाले उन सब पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो अच्छे लोग हैं, मुस्लिम धर्म के लोग या हिंदू धर्म के, उन सबको सौहार्द से रहने का हक है, उनको सौहार्दपूर्वक रहने का हक दिया जाए। संजय जी, ऐसे एजेंडाधारियों के खिलाफ एक्शन कितना जरूरी हो जाता है जब वो जानते हैं कि चुनाव नजदीक आने वाला है, एजेंडा साध कर बैठ जाते हैं, और इसका सियासी फायदा किसे मिलता है ये आप भी जानते हैं और जनता भी बेहतर जानती है, लेकिन उनके खिलाफ उस इंटेंसिटी के साथ एक्शन होगा क्या? ये इसका जवाब तो जो है संजय जी, विधायक नहीं दे सकते हैं। संजय जी, सही सवाल था करना चाहिए। जी जी, संजय जी कहिए। उसके विरुद्ध एक मुकदमा कल दर्ज हुआ था, एक आज भी में भी उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है। और ये हम सबको समझना चाहिए कि समाजवादी पार्टी का ये लास्ट डिच एफर्ट है। उन्हें पता है कि वो सत्ता में फिर से नहीं आने जा रहे हैं। जिस तरह से पिछली सरकार में अपराधियों का, देशद्रोहियों का, दलालों का बोलबाला रहा था, वो सारी शक्तियां इकट्ठी होकर के वो सब प्रयास कर रही है जिससे एक धार्मिक उन्माद पैदा हो और फिर से वो सत्ता में किसी तरह से वापस आने की उनकी संभावना बने। लेकिन इस प्रदेश की सरकार, इस प्रदेश की जनता इस बात को अच्छी तरह से जान चुकी है कि उनका ना तो प्रदेश से, ना प्रदेश के विकास से और ना प्रदेश की जनता से कोई लेना देना है। इसीलिए कोई भी ऐसा प्रयास जो इस तरह की भावनाओं को भड़काने का करेगा, उसको पूरी कठोरता के साथ उसके साथ डील किया जाएगा। और प्रदेश सरकार में जितने भी अपराधी थे, समाजवादी पार्टी के समय के थे, उन सबको अच्छे तरीके से पूरी प्रदेश की जनता जानती है किस तरह से उनको उनका स्थान दिखाया गया है। और भविष्य में भी कोई ऐसी घटना घटेगी तो वो सब कुछ किया जाएगा जिससे इस प्रदेश की जनता को, इस प्रदेश के हितों को सुरक्षित रखा जाए। लेकिन संजय जी, बड़ा सवाल ये है कि आखिर उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का क्या होगा जो कंगना रनौत का अकाउंट डीएक्टिवेट कर देते हैं, कुछ लोगों के पोस्ट को फ्लैग करते हैं कि ये मिसलीडिंग है, कुछ लोगों के अकाउंट डीएक्टिवेट किए गए, लेकिन इस पर्टिकुलर केस को लेकर अब तक उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से न जवाबदेही दिखाई गई है, न जिम्मेदारी दिखाई गई। तो क्यों न कहा जाए कि एक खास एजेंडे को कुछ लोग, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म समर्पित दिख रहे हैं? संजय जी, देखिए, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी देश की कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी देश की जनता के साथ चलता है। अगर उस देश की जनता उसको पसंद करती है, उसको लाइक करती है, तो वो प्लेटफॉर्म अपने के हितों का ध्यान नहीं रखेगा, इस देश की भावनाओं का, इस देश के हितों का ध्यान नहीं रखेगा, तो देश की जनता भी उसको जवाब देगी। रही बात सरकार की तरफ से ऑलरेडी कार्रवाई की जा चुकी है और भविष्य में भी इस बात का, क्योंकि इसमें और बहुत सारे सोशल मीडिया एक ऐसा क्षेत्र है, आईटी और सोशल मीडिया, जहां बिल्कुल नेसेंट स्टेज में है, बिल्कुल बाल्यावस्था में है, बहुत सारे कानून बनने हैं और बहुत सारी चीजें एक एक करके जैसे सामने आती हैं उन पर कानून बनता है। तो जो ये घटना है आज की, ये भी एक सबक है और मुझे लगता है सरकार इस पर भी कार्रवाई करेगी और भविष्य में कैसे हम
इस तरह की कार्यवाहियों को, इस तरह के कृत्यों को रोकेंगे, उस पर भी कोई कानून बहुत शीघ्र बनेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। जैदी साहब, मेरा सवाल आपसे है कि इसी सोशल मीडिया के जरिए ही प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की गई, धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश रची गई, ऐसे लोगों की भी जवाबदेही तय हुई जरूरी है? जैदी साहब, सीधी सी बात है, क्राइम चाहे जहां हो, चाहे सोशल मीडिया पर हो, चाहे वो हमारे बीच में हो, चाहे हमारे मोहल्ले में हो, क्राइम करने वाला अगर क्राइम कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे देश में क्राइम की कोई भी जगह नहीं है, और क्रिमिनल चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी गतिविधियों को दिखला रहा हो, और या वो आपके हमारे बीच में आकर अपनी स्पीच और अपने किसी और भी षड्यंत्र के तहत अगर हमारे बीच में नफरत और हमारे आपसी माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पर बात वही आती है कि आखिर कार्रवाई हो तो कैसे हो, किया जाए तो किस पर किया जाए। इसलिए कि आज जो लोग एक पार्टी में, बहुत से वो नेता जो कल आज समाजवादी पार्टी में है, कल वो बीजेपी में थे, या जो बीजेपी में है कल वो सपा में थे या कांग्रेस में थे, तो वो वही लोग जो इधर से इधर आते जाते रहते हैं, फिर उन्हीं का कहीं ना कहीं से कनेक्शन एक दूसरे से मिलता है, और ये एक दूसरे की इस तरह के लोगों पर अंकुश लगाना चाहिए, इस तरह की हरकतें करने वालों पर अंकुश लगाना चाहिए, और वो तमाम गंदे लोग जो गंदी मानसिकता के साथ राजनीति का वस्त्र धारण करके, लिबास ओढ़ करके शहर के, प्रदेश को और देश के माहौल को खराब करने का एक ठेका लेकर निकले हुए हैं, उनके खिलाफ हमारे देश के संविधान में बहुत सख्त सजा है। बस जरूरत है सरकार को कि सरकार उस सजा को पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अमल में लाए और ऐसे लोगों को उनकी सही जगह तक पहुंचाए। जी मंजरी जी, लेकिन जिस तरह से ट्विटर ने आईटी नियमों को अब तक अपनाया नहीं है, सरकार ने एक ऑफिसर नियुक्त करने के लिए कहा था, उस पर भी अब तक टालमटोल की कोशिश है। इस पर्टिकुलर केस को लेकर भी ट्विटर पर कई सारे संगीन सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस केस को लेकर जो वीडियोस फ्लैग करनी चाहिए थे वो कोशिश उनकी तरफ से दिखी नहीं, अब तक भी नहीं दिखी है। ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है? सोशल मीडिया को लेकर जागरूकता भी बहुत तेजी से फैलती है और जंगल की आग की तरह सांप्रदायिकता भी उतनी ही तेजी से फैलती है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया और इस प्रकार की कंपनी, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम, फेसबुक हो, इन सब पर कुछ फाइन या कुछ इस प्रकार की प्रतिक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई चीजें हैं, ये देश के सौहार्द से जुड़ी हुई चीजें हैं। ये कुछ भी पब्लिश कर देते हैं और इससे हमारी देश के अंदर सौहार्द तो खराब होता ही है, साथ ही साथ भारत की इंटरनेशनल छवि भी बर्बाद होती है, जिसमें दिखाया जाता है कि भारत में बहुत कम्युनलिज्म है, भारत में बहुत शांति प्रिय देश नहीं है और बहुत सी चीजें हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो इमेज है इंटरनेशनली, उसको रूइन करने का एक एजेंडा चला रखा है कुछ लोगों ने मिल करके, जो कि इस देश में ही रहते हैं और इस देश के खिलाफ बात करते हैं। इसके अंदर होने वाली हर घटना को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश करते हैं, धार्मिक बनाने की कोशिश करते हैं, जो नहीं चाहते कि कानून व्यवस्था किसी के ऊपर भी ढंग से लगाई जाए, सिर्फ दुहाई देते हैं कि कानून व्यवस्था होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, किंतु जब कानून के अनुसार उन लोगों के ऊपर प्रतिक्रिया की जाती है तो वो तुरंत धार्मिक टोला उड़ करके खड़े हो जाते हैं। तो ट्विटर की ये जो जवाबदारी है, ये डेफिनेटली सरकार को इस प्रकार का कुछ नियम बनाना चाहिए कि कोई भी कंपनी भारत में आकर यदि इस प्रकार के सोशल हैंडल्स पे काम कर रही है, इस प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो उनके लिए एक प्रकार की टाइमलाइन बनानी चाहिए, एक प्रकार की ये कह से कि एक ऑब्जेक्शनेबल लाइन आइटम्स होने चाहिए कि इस प्रकार की अगर आपने हरकत की तो आपके अगेंस्ट में हम ये एक्शन लेंगे, आपको ये फाइन देना पड़ेगा, और इतनी बार रिपीटेडली यदि आपने किया तो आपके ये इतने लाइसेंस रद्द भी किए जा सकते हैं, या फिर हम आपको यहाँ नहीं रहने देंगे, क्योंकि आप बाहर से आकर के हमारे देश के अंदर सौहार्द खराब कर रहे हैं, यहाँ की कानून व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारी इमेज भी खराब कर रहे हैं। और देखिए, डेफिनेटली जैसा बोला गया कि इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो जनता यदि पसंद करती है, देखिए पसंद करती है बहुत अच्छी बात है, और पसंद करने के उनको एक फ्रीडम ऑफ स्पीच या राइट टू एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर आप गलत चीजें एक्सप्रेस करने लग जाएंगे, तथ्यात्मक नहीं होंगी वो चीजें, तो उससे उसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच विद लॉ शैल बी देयर, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच विद नॉनसेंस शैल। बिल्कुल, लेकिन संजय जी यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सरकार की इस कार्रवाई से चूल्हे हिल गई हैं, ऐसे मनोवृत्ति के जो लोग हैं,
जो इस तरह से तोड़फोड़ करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, ऐसी कोशिशें जिनकी थी, उनके खिलाफ एक्शन से उनका मनोबल तो गिरा है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई और कितनी इंटेंसिटी के साथ हो, क्योंकि अब ट्विटर पर ही हम देख रहे हैं कि ट्रेंड कर रहा है आई स्टैंड विद XYZ। जो लोग आरोपी हैं उनके खिलाफ उनके साथ खड़े होने की कोशिशें जो दिख रही हैं, उसके लिए लगातार ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं। तो ऐसी कार्रवाई आने वाले वक्त में कितनी दिखेंगी और ऐसे लोगों के खिलाफ कितना एक्शन होगा? संजय जी, आप ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह से ये अपने आप में पूरी घटना, मैंने आपसे कहा कि धार्मिक उन्माद को फैलाने वाली है, और इस तरह के लोग जो ऐसे लोगों के साथ खड़े हो रहे हैं वो उसी का एक हिस्सा है। ये जो सोशल मीडिया है पूरा, ये अपने आप में बहुत जिम्मेदारी इसको जो निभानी चाहिए वहाँ वो फेल हुआ है। ट्विटर ने अपनी जिम्मेदारी को अभी तक नहीं निभाया है। किसी भी देश की जो संस्कृति है उसका ध्यान रखते हुए उन्हें अभी तक कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी, उस ट्वीट को डिलीट करना चाहिए था, और वो लोग जो उस चीज़ के साथ संबद्ध हो रहे हैं, अपने कमेंट्स कर रहे हैं, उस सबको डिलीट करना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी सीख चुके हैं। उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे देश की सरकार इससे पहले भी कार्रवाई कर चुकी है ऐसी ऐप्स पर। अभी जब चीन के साथ जिस तरह का एक कुछ पीछे घटना घटी थी, तो बहुत सारी ऐप्स को भारत सरकार ने बैन कर दिया था, और इस मामले में हम लोग जीरो टॉलरेंस पर हैं। अगर हमारे देश की सामाजिक जो ताना बाना है उसको कोई भी क्षति पहुंचाने की कोशिश की जाएगी तो हमारे लिए हमारा देश ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि कोई सोशल मीडिया की ऐप। जहाँ तक इन अपराधियों पर कार्रवाई की बात रही, ये शुरुआत है। मुझे लगता है कि ऐसे अपराधियों पर रासुका लगनी चाहिए, लेकिन क्योंकि रासुका अपने आप में कानूनी प्रक्रिया है और आने वाले समय में जरूर ऐसी कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से आपको देखने को मिलेगी कि भविष्य में ऐसा कोई भी आपराधिक कृत्य और कोई भी ये राजनीतिक पार्टी ऐसे कृत्यों को आधार बना करके अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सेक पाए। बिल्कुल। शिशिर जी, दो सवाल हैं। एक तो सरकार की इस कार्रवाई से क्या उन लोगों के जहन में मैसेज पहुंच गया, जो मैसेज जाना बेहद जरूरी था कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके खिलाफ ये एक्शन होगा, इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए। दूसरा सवाल, हमने देखा कि किस तरह से विदेशों से कुछ चीज़ों को गवर्न किया जा रहा था, लगातार कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी, चाहे वो देश में कुछ आंदोलनों की बात की जाए या कई सारे ऐसे मामले लगातार वक्त वक्त पर सामने आते रहे हैं। वैचारिक आज़ादी के नाम पर कुछ भी कह जाना, कुछ भी कर देना, कब तक जस्टिफाई किया जाएगा? शिशिर जी, ऐसा कि एक बार मैं कहना चाहता हूँ सर, पहले भी मैंने आयुष भाई ये बात कही कि जिस तरीके से पूरे देश में माहौल इस तरीके की बनाई जाती है, ऐसी तरीके खबरें पोस्ट की जाती हैं कि जय श्री राम जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है, दाढ़ी कटवाई जा रही है, ऐसी घटनाएं पोस्ट हुई और वहाँ पर बम्बई में बैठे हुए आमिर खान साहब को डर लगने लगता है, नसीरुद्दीन साहब को डर लगने लगता है, शाहरुख खान साहब को डर लगने लगता है, और जब उनके अमेरिका में कपड़े उतरवाए जाते तब उनको डर नहीं लगता है। ये अभी सामाजिक कार्यकर्ता जिया जी ने भी बात ये कही, देश की जो छवि को बिगाड़ने का इस घटनाओं को लेकर कार्य किया जाता है, तो इस घटनाओं की गंभीरता को समझना पड़ेगा। और अभी संजय शर्मा जी ने जो बात कही, संजय जी ने कहा कि रासुका लगाने की एक प्रक्रिया होती है, कोई प्रक्रिया नहीं होती है, सरकार की चाह होती है। आधे घंटे के ऊपर लखनऊ में कमलेश तिवारी के ऊपर अखिलेश यादव जी ने रासुका लगा दी थी, मात्र आधे घंटे के अंदर। बहुत बड़ा प्रकरण, अगर ये मामला ज्यादा हाई पे अगर चला जाता तो इसके दूरगामी बहुत देश के बाहर तक इसकी छवि खराब होती, कहाँ तक सोशल मीडिया के थ्रू खबरें फैलती है और वो इतनी तेज फैलती है कि उनको रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो देश की छवि बिगाड़ने का प्रयास था तो सीधे सीधे रासुका बनता है इसके ऊपर। ऐसे लोग चंद घंटे के अंदर आपकी सरकार ने कार्रवाई तो की, सराहनीय है, लेकिन ये बिल्कुल इससे हम सहमत नहीं है। ये कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि ये 4 घंटे में नहीं 4 साल में ना छूटे ऐसे लोग जो समाज का पूरा ताना बाना खराब करना चाहते हैं। मौलाना शहकार, मेरा सवाल आपसे है, जो लोग डर की दुकान लेकर आए हैं, जो लोग डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, डराने के लिए ही आए हैं उत्तर प्रदेश, उन लोगों के जहन में क्या इस एक्शन से अब तक डर बसा है कि सरकार एक्शन ले रही है? देखिए, इस तरह के लोगों के दिमाग में कोई डर नहीं होता है, बल्कि उनका अपना एक काम होता है, वो अपने काम के लिए निकलते हैं और उनको ये मालूम है जब अपना ये काम करेंगे तो उसमें जो चपेट में आते हैं वो
एकदम अननोन पर्सन लोग होते हैं जो जिनको उसके बारे में कोई ज्ञान भी नहीं होता है, और वो जो साजिश करता होते हैं वो अपनी साजिश करके उस जगह से निकल चुके होते हैं। तो फंसते वो लोग हैं जो बेगुनाह और बेखता होते हैं। सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, मैं फिर बार बार ये बात कह रहा हूँ। और वो लोगों के आप ये एकदम दिमाग से निकाल दीजिए कि वो लोगों के दिलों में खौफ होगा। खौफ आम गरीब जनता के दिलों में है। इस तरह की हरकतों से गरीब जनता बेचारी डरी हुई है। एक तो कोरोना जैसी महामारी से डरी हुई है, उसके बाद लॉकडाउन से डरी हुई है। लेकिन जैदी साहब लेकिन सवाल ये है कि जब तक डर फैलाने वालों के जहन में खौफ नहीं होगा, जैदी साहब लेकिन जब तक डर फैलाने वालों के जहन में खौफ नहीं होगा तब तक ऐसी घटनाएं फिर हो जाएंगी। आज आप एक्शन ले रहे हैं, अगर वो डरेंगे नहीं, इस चीज को लेकर चेतेंगे नहीं, तो फिर घटनाएं हो रही हैं। ये घटनाएं बार बार होना, आयुष जी, इस तरह की घटनाओं का बार बार होना ये इस बात का प्रमाण है, सबूत है कि ये जो साजिश करता है, ये इस तरह की जो एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं, उनके दिमाग में कोई डर और खौफ नहीं है। उनको तो जैसे आतंकवादी होते हैं जो बॉर्डर से इस देश के अंदर आते हैं आतंक फैलाने के लिए, उनको मालूम है कि हम अपने हथियार के साथ एक दूसरे देश में जा रहे हैं, अगर हमको मौका मिला तो हम 10-20 को मार देंगे, वरना हमें तो मरना है। ये सोच के वो आते हैं। इसी तरह की साजिश करता है, उनको मालूम है कि हम साजिश करने जा रहे हैं, उसमें जो लोग लपेटे में आएंगे हमारे साजिश के तहत तो मर जाएंगे, अगर हम पकड़े गए तो हम मरेंगे, वरना हम बच जाएंगे। हमें अपनी साजिश आगे फैलानी है। एक मरेगा, इनका दूसरा, पूरी एक पौध है साजिशकर्ताओं की, जो अलग अलग भेष में अलग अलग धर्म के लिबास को पहनकर इस देश की पवित्रता को, इस देश के जो सुंदर मुखौटा था उसको बर्बाद करने के लिए ये इस तरह के लोग इस देश के अंदर बाकायदा अपना बोरिया बिस्तर जमा कर बैठे हुए हैं। अगर सरकार राजनीति का फायदा ना उठाए, वोट की राजनीति से दूर हटे और इस देश के संविधान की बात करते हुए ऐसे बोरिया बिस्तर लिए हुए लोग, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय से हो, वरना अगर आप देखें कि कहीं साक्षी महाराज अगर मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं तो दूसरे तरफ से असदुद्दीन साहब का बयान आ जाता है। तो ये जो दो लोग जो आज हमारे मीडिया चैनल्स ने इस तरह के लोगों को, एक को मुसलमानों का आइडियल बना दिया, एक को हिंदुओं का आइडियल बना दिया, और ये दो चेहरे सामने ले आ दिए कि साहब ये हिंदुओं के बहुत बड़े समर्थक हैं, ये मुसलमानों के समर्थक हैं। और जब इनके ट्वीट्स या इनके बयान को पब्लिक के सामने हम आपकी मीडिया के जरिए भेजा जाता है तो वहां से आम जनता डरती है और साजिश करता अपने साजिश में कामयाब होता है। चलिए जी, वक्त कम है मेरे पास, इसलिए आखिरी कमेंट चाहूंगा आपका कि ये जो डर की दुकानदारी लेकर बैठे हैं, इनके जहन में डर कैसे आएगा आखिर? और जब जो अब तक एक्शन हुआ है वो डरे हैं, उनके जहन में खौफ आया है कि कानून है उनसे ऊपर, सबसे ऊपर कानून ही है। देखिए, डर तो है दिन हो नसीब, तो डर तो तभी आएगा इनके अंदर जब कि इनको सजा मिलेगी, और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस प्रकार के झूठे आरोप और झूठे भ्रम फैलाने पर इनको कम से कम 5 साल की सजा होनी चाहिए, या कड़ी से कड़ी की सजा होनी चाहिए। रासुका का एक अगर प्रतिक्रिया बोलते हैं कि हाँ इसमें समय लगेगा, तो लेकिन फिर भी झूठ बोल करके धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों के प्रति कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और नेताओं के प्रति भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे अभिनेताओं के प्रति कार्रवाई होनी चाहिए जो एक न्यूज से या एक बात पर बिना जाने बिना पहचाने प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि हमको उनके फॉलोअर्स होते हैं। संजय जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ही है कि एक लॉ मेकर होने के नाते आप प्रदेश की जनता को कैसे आश्वासन देंगे कि ऐसा डर का व्यापार करने वाले लोगों के जहन में डर होगा, सरकार ऐसी कार्रवाई करेगी? संजय, सरकार ने, मैंने आपको जैसा कहा कि पिछले 4 वर्षों में हमारी सरकार ने जिस तरह संग्राम किए हैं उसमें वो कोई भी कसर नहीं छोड़ी जिसमें ऐसे लोग जो ऐसे कृत्य करते हैं उनको सजा मिले और अपराधी के मन में डर पैदा हो। लेकिन क्योंकि कानूनी प्रक्रिया हम सबको फॉलो करनी होती है, अगर आप देखें कल इस ट्वीट पर कार्रवाई होती तो उमेद जिन पर आरोप लगा रहा था वो अपराधी दिख रहे थे, लेकिन आज पता चला कि उमेद खुद अपराधी है इस पूरे मामले में। इसीलिए पूरी जांच करके, पूरी खोजबीन करके ही कार्रवाई करना उचित होता है। कानून के हाथ इतने हैं कि कोई उसकी पहुंच से बाहर नहीं है, कोई इस देश से नहीं भाग रहा, जो है उसको सजा अवश्य मिलेगी और इतनी कठोर मिलेगी कि आगे कोई भी ऐसा कृत्य करने से घबराए और डरे।
बहुत शुक्रिया संजय जी आपका, शिशिर जी आपका, जरी साहब आपका, जिया जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी अपनी राय रखने के लिए। गाजियाबाद का सच अब अगर सामने आ चुका है, पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन क्या जो लोग छूट रहे हैं, जो लोग अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होगी कि ऐसी करतूत वो आगे न करें और सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने का प्रयास न हो। फिलहाल चर्चा में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, बने रहें।